पे शुरू करना है बायनोमियल एक्सपेंशन। कल हमने ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन खोली हुई है ना यहाँ पे, एक जरा सा ऊपर तक ये है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 था ना जो हमने कल शुरू किया था, हमने कंप्लीट नहीं किया था, उसको हमने कहा था कि आज कर लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था, लेकिन इसमें करना आपने क्या बताया था आपको। इन्होंने कहा द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी a plus d and a plus 2d are the same as the first three terms ar and ar square of a gp. Show that this is only possible if r is equal to 1 and d is equal to 0. वैसे एक्चुअल में दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन r is equal to 1 and d is equal to 0, क्योंकि r जब 1 होगा तो जो पहली टर्म अगर 5 है तो अगली भी 5 होगी, तीसरी भी 5 होगी एंड सो ऑन। और अगर d 0 होगा, डिफरेंस 0 है, तो जो फर्स्ट टर्म है अगर 2 है तो अगली भी 2 होगी, उसके बाद भी 2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। हमने करना क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में द फर्स्ट टर्म ए, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वेट करेगा। जी अब बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है। जी अरीबा, आयशा, हिबा, इखलास, क्या सीन है, आवाज बेहतर हो गई है? जी सर बेहतर है। ओके, थैंक यू। एक चीज मैं और कर दूं जिससे थोड़ा और बेहतर हो जाएगी। इसको अगर हम ठीक है, मूविंग ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, हम उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने कहा था कि the first three terms of an AP are equal to the first three terms of a GP. तो a plus d और a plus 2d जो है उन्होंने कहा कि इक्वल है a plus 2d, a plus d और a plus 2d जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं AP की, वो इक्वल है to the first three terms of a GP, a r और ar स्क्वायर। टर्म्स आपको पता यही होती हैं, उन्होंने खुद बता भी दी। और उन्होंने बोला कि प्रूफ करें कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 या रेशियो इज इक्वल टू 1। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द रेशियो इज 1 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको खत्म करके इंशाल्लाह फिर विल मूव ऑन टू द न्यू चैप्टर और इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस तो हमेशा डी ही आएगा ना, ए प्लस डी माइनस ए वुड बी डी। ठीक है, तो मैं डिफरेंस को यूज नहीं करता यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, मैं रेशियो को यूज करूंगा इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों जब जीपी की इक्वल भी है तो जीपी की फर्स्ट टर्म की इक्वल ये है, जीपी की सेकंड टर्म की इक्वल ये है और जीपी की थर्ड टर्म की इक्वल ए प्लस 2डी है। तो जीपी में वी नो दैट द कॉमन रेशियो से द सेम। ये तीनों फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है ना। तो हमें पता है सेकंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर द सेकंड टर्म, जब हम जीपी की बात करते हैं। तो अगर मैं एपी की तीन टर्म्स को जो कि जीपी की इक्वल है
उनमें कॉमन रेशियो सेम वाली ट्रिक लगाऊं जो कि हम करते थे कि द सेकंड टर्म over the first term should be equal to third term over the second term. सही है ना, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो क्या होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है ना, a मल्टीप्लाई हो गया a से और 2d से, एक्सपेंड करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ad का। a स्क्वायर 2ad हट जाएगा, बचेगा क्या, d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली द डिफरेंस इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करने उन्होंने कहा था कि आप शो करें डिफरेंस 0 है, और उन्होंने कहा कि रेशियो 1 है, ये प्रूफ करें। पहले डिफरेंस 0 तो समझ में आ गई ये बात, तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। हमने क्या किया, इन तीन टर्म्स पे हमारी जो आर वाली ट्रिक थी, जब भी तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है जो हम अप्लाई करते थे, वही किया हमने। वो हम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला ये इक्वल है टू द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। सही है ना, हमें पता है कि द सेकंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर द सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म ओवर द थर्ड टर्म। ये हमने सब किया हुआ है ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें पूछ लो, क्लियर तो ओके लिख के भेज दो। क्योंकि वो इक्वल है जीपी के, वो कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला क्यों, क्योंकि वो इक्वल है जीपी के, तो आप जीपी वाली चीजें लगा सकते हैं। ये हमने एक और तरीके क्वेश्चन में भी किया था। तो ये उन्होंने कहा था कि उस वक्त उन्होंने फर्स्ट फिफ्थ और थर्ड को ऐसी टर्म्स बताई थी, तब भी हमने ये किया था, हमने ए प्लस डी की फॉर्म वाली चीजों को में ये यूज किया था। आप कर सकते हैं अगर वो बोले इक्वल है, ठीक हो गया। सिमिलरली जीपी की तीनों टर्म्स इक्वल है एपी की तीन टर्म्स के। हम जब एपी में डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं द डिफरेंस इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, या डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस द थर्ड टर्म। हम क्या कहते थे, एनी टर्म माइनस द लास्ट टर्म। यहाँ पे हम करते थे एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म। ठीक है, डिफरेंस में याद है ना, हमने डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनाया था, टी एन माइनस टी एन माइनस वन, ये किया था। यहाँ पे भी हम यही करेंगे जीपी के लिए, क्योंकि जीपी में अगर हम रेशियो वाले फॉर्म में लगाएंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हम अगर डिफरेंस यूज करें तो हमें पता होना चाहिए, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो हमें डिफरेंस से पता होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस द सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हम डिफरेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर रेशियो यूज करता मैं कि मैं कहता ए आर ओवर ए, तो मुझे पता है वो बचता ही आर, फायदा नहीं था दोनों। यहाँ पे भी अगर मैं ए आर स्क्वायर ओवर ए आर करता तो भी वो आर ही बचता। सही है, तो रेशियो यहाँ लगाने का फायदा नहीं था और यहाँ पे डिफरेंस लगाने का फायदा नहीं था। तो हमने ट्रिक ये यूज की कि यहाँ पे हम डिफरेंस की चीज यूज करेंगे, यहाँ हमने रेशियो को यूज किया। ठीक हो गया, डिफरेंस यूज करते हैं, मतलब कि ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, the third term minus the second term should be equal to the second term minus the first term। सही है ना, डिफरेंस तो ये कहता है कि हर एनी टर्म माइनस द लास्ट टर्म वुड गिव यू द डिफरेंस, जो कि कांस्टेंट है। तो थर्ड टर्म जो थी वो थी ए प्लस टू डी ए आर स्क्वायर, आर फाइंड करने ना, ए आर स्क्वायर थी थर्ड टर्म, माइनस द सेकेंड टर्म वो थी ए आर, इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। ठीक हो गया, यहाँ पे ए आर कॉमन निकल रहा है, आर माइनस वन बच रहा है, ए आर कॉमन निकल रहा है, आर माइनस वन बच रहा है, समझ में आ रही है ना बात। और यहाँ ए कॉमन निकल रहा है, आर माइनस वन बच रहा है। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, और फिर आर माइनस वन कैंसिल कर सकते हैं आप, डिवाइड में भेजने कैंसिल हो जाएगा, ए और ए भी कैंसिल कर सकते हैं। आर कितना आएगा, वन आएगा, जीरो मत कर देना इसको, ठीक है ना, ये वन है। वन क्यों है, क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, कुछ लोग जीरो लिख देते हैं इसको गलती में। आपने क्या करना है, अगर मैं इन दोनों चीजों को आर माइनस वन और ए को वहां भेज दूं
फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो वहाँ बचा हुआ है डिवाइड बाय a इंटू आर माइनस वन, ये हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो r की वैल्यू क्या आएगी 1। यही उन्होंने कहा था प्रूफ करें कि r 1 है। जी समझ में आ रही है बात? कोई मसला है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। एपीजीपी हमने खत्म कर दिया, इसके बाकी चीजें हम जब कॉलेज खुलेगा तभी देखेंगे। अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, बायनोमियल बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन करने से पहले अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मुझे बता दो, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये नॉर्मली नहीं आता सवाल पेपर में, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, नॉर्मली नहीं आता। वो नॉर्मली वैल्यूज देते हैं आपको, उसके बगैर प्रूफ करने नहीं कहते। ओके, स्क्रीन में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, कॉपी कर लो इसको, कुछ पूछना है पूछ लो। हमने क्या यूज किया यहाँ पे? डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज किया, वहां पे हमने रेशियो वाला फॉर्मूला यूज किया, सही है ना? सेकंड टाइम ओवर द फर्स्ट, थर्ड ओवर द सेकंड। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ओके, शाहम क्वेश्चन 13, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? क्वेश्चन 13 हमने किया था नहीं किया था, देख लेते हैं। थर्टीन किया था यार हमने, पार्ट टू कह रहे हो? किया था हमने, ये तुमने क्लास मिस की होगी। खैर मैं जल्दी से बता रहा हूँ, उसको देख लो। गिवन दैट एक्स फोर एंड, पार्ट टू देख रहे हैं हम, ठीक है। गिवन दैट एक्स फोर एंड एक्स प्लस सिक्स आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यार अभी तो बताया ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी जब भी मिलेंगी, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जब भी जीपी की मिलेंगी, आप रेशियो यूज करें। वो कह रहे हैं कि एक्स फोर एंड एक्स प्लस सिक्स, क्या कह रहे हैं वो? एक्स फोर एंड एक्स प्लस सिक्स, ये मैंने करवाया था, मुझे याद है। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो जब भी ये हो तो आपको पता है कॉमन रेशियो यूज करना है। कॉमन रेशियो सेकंड ओवर द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड ओवर द सेकंड, या एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म वुड गिव यू द सेम कॉमन रेशियो। तो सेकंड ओवर द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड ओवर द सेकंड। ये करना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू निकालें, हो जाएगा। बताओ ये हो जाएगा? आगे वो कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो, ये किया था। नेक्स्ट जो भी वैल्यू है वो इनपुट कर देना, रेशियो में आ जाएगा। जी कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया है कि हम थोड़ा सा हल्का हाथ रख सकते हैं, हल्का इस सेंस में कि इन लोगों का पेपर अक्टूबर में देना है इन लोगों ने, तो सही है। एपीजीपी के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, टॉपिक आसान था, मैंने बताया था। टॉपिक में तो वही है, हम एक दिन में टॉपिक हमने देख लिया था, एपी फॉर्मूला, जेपी के फॉर्मूला और सीक्वेंस होती क्या। क्वेश्चन में इश्यूज आ जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो भी सिमिलर है, टॉपिक इन इटसेल्फ इज वेरी इजी। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन के एपीजीपी से आसान आते हैं नॉर्मली, एपीजीपी से आसान क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको, हाथ हल्का ही है, आप टेंशन ना लें, ना मैं कुछ ज्यादा असाइनमेंट दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसमें बायनोमियल एक्सपेंशन भी थोड़ा सा है, तो जरा देख लेते हैं, समझें उसको, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह।
बायनोमियल एक्सपेंशन बाय मींस टू, पता है ना बायनोमियल। तो ये जैसे आपने फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर करना सीखा हुआ है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको आता है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ये भी एक तरीके से बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं a एंड b, उनको एक्सपेंड कर रहे हैं होल पावर समथिंग। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं a प्लस बी क्यूब क्या होगा, ये आई थिंक एक दो लोगों को पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, जरूरत भी नहीं पता होने की। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए फॉर a प्लस बी रेज टू द पावर एनीथिंग, रेज टू द पावर n। उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ। वो समझना है बस, वही एक ही फॉर्मूला है इसमें, उसको समझना है और बस उसी से सवाल करेंगे हम। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन होती है, पहले लिख लो, डरना नहीं। फिर मैं एग्जैक्टली वन बाय वन इसको ब्रेक करता हूँ कि हो क्या। a प्लस बी होल पावर n को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं a टू द पावर n। ये हमारी पहली टर्म होती है, जैसे यहाँ a की पावर 2 थी ना, a की पावर n, a की पावर 2। ठीक है, ये हम लिखते हैं पहले। उसके आगे की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। एन सी वन, अच्छा अब ये एन क्या है, सी क्या है, वन क्या है, डरना नहीं है, इसको देख के एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्या है। एक मिनट रुक जाओ बस। मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर वन। एडएमएस वालों ने देखा होगा एन सी वन क्या होता है, बाकियों को नहीं पता, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको आगे एक्सपेंड हम बाद में करेंगे, पहले हम इस टर्म को देखें होती क्या। ठीक है, और एन सी वन से मुराद क्या। हम एनसीआर का फॉर्मूला लिख लो और फिर मैं बताता हूँ होता क्या। एनसीआर का मतलब भी क्या है, फॉर्मूला एग्जैक्टली सब समझते हैं। फॉर्मूला बेसिकली है एन फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। इसकी मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह होगा आपके कैलकुलेटर में 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये पीछे के जितने इंटीजर वैल्यूज हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, ये कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा 4 12 24 120, और ये 24। ठीक है, सिमिलरली 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज 6। पहले तो फैक्टोरियल का मतलब समझ लें, वो सिंपली कि आप पीछे वाले सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये यूज कहाँ होती हैं चीजें, ये एनसीआर को हम बड़े डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह हमारे S1 में। मैंने बताया था ना एएस मैथ्स में दो चीजें P1 एंड S1। S1 जब हम पढ़ेंगे, S1 में जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा एनसीआर एक्चुअली मतलब क्या है। अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी वो मैं बता दूं कि एनसीआर का बेसिकली इन वर्ड्स मतलब क्या होता है। आपको इसको यूज नहीं करना बायनोमियल एक्सपेंशन में, जो मैं बताने वाला हूँ उसको यूज नहीं करना। हाँ, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। और उसको यूज कैसे करेंगे मैं एग्जांपल करा रहा हूँ अभी उसकी। एनसीआर का बेसिकली मतलब क्या है, चूज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे आर ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं एन ऑब्जेक्ट्स में से, तो मुझे एनसीआर लगाना पड़ेगा। या बेसिकली एनसीआर की वैल्यू मुझे क्या देगी, नंबर ऑफ वेज देगी, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी जरा सा बस एनसीआर को डील करने के लिए एक चीज ये देख लेते हैं, देन विल कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्वियसली आपके यूज में आएगी, अभी नहीं आएगी, S1 में आएगी। S1 आपने AS में ही करना है। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं। 5 लोग हैं, A B C D एंड E। ठीक है, और मुझे इन 5 में से 2 का ग्रुप बनाना है, किसी भी 2 का। तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं फ्रॉम 5 ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं, मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ जल्दी से ग्रुप्स। तो या तो मैं ए के साथ बी को चूज कर लूं, ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, या मैं ए के साथ सी को चूज कर लूं, या ए के साथ डी को, या ए के साथ ई को। ठीक हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। या मैं बी के साथ, ए तो ऑलरेडी चूज हो चुका है, सी चूज कर लूं, या बी के साथ डी चूज कर लूं, या बी के साथ ई चूज कर लूं।
ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे 5 में से 2 चूज करने थे ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं सारी वो लिस्ट डाउन कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा मैं अगर सी से शुरू करूँ तो सी के साथ ए और बी चूज हो चुके हैं, तो सी के साथ डी या सी के साथ ई, फाइनली डी के साथ सब चूज हो चुका है पीछे, तो ई ऑलरेडी चूज हो चुका है हर किसी के साथ, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, अगर 5 में से 2 लोग चूज करने थे तो उनकी पॉसिबल केसेस बनाए। उनकी पॉसिबल केसेस कितने बने, कितने केसेस बने ये, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, टोटल 10 केसेस है। ये करने का या तो ये तरीका था जो मैंने किया, लिस्ट डाउन करूं, या आसान तरीका था, मुझे अगर 5 में से 2 लोगों के ग्रुप बनाने, आई हैव टू find the total number of ways to choose 2 objects from 5 objects। तो मैं सिंपली क्या करता, मैं 5C2 की लिख देता। 5C2 का आंसर जल्दी से कैलकुलेटर में देखें आप, कैलकुलेटर में आपके पास एनसीआर की तरह कुछ लिखा होगा, वो सी आता होगा। 5C2 कैलकुलेटर में देखें कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में देखें 5C2 की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बताओ। टेन आ रही है। बाकी लोग जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने एडमिस नहीं पढ़ी हुई, सही है ना, कैलकुलेटर में सी कहाँ लिखा हुआ है देख लो। 10 आ रही है, तो बिल्कुल 10 ही आनी चाहिए। तो हमने नंबर ऑफ वेज लिस्ट डाउन किए, तो या तो मैं नंबर ऑफ वेज ऐसे काउंट करता रहूं, ये अजाब है। उससे आसान तरीका क्या है, 5C2 यूज करूं और निकाल लूं 10 डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है, वही किया हमने। तो ये एनसीआर का मतलब ये होता है, द नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक होगी, अभी के लिए इतना पता होना बहुत है आपके लिए। उसके अलावा ये बताओ कि फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है। जैसे अभी मैंने 5C2 की वैल्यू निकाली, अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू निकालता तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है, मैं वापस लिख रहा हूँ, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5C2 को अगर मैं लिखूं, ये होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर विच इज 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल विच इज 2 का फैक्टोरियल। तो ये वापस क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। जी, आंसर बताना है आपने खुद, क्या आंसर आ रहा है। फॉर्मूला यूज करना भी एक तरह समझ में आ जाए ना। तो मेरा मसला ये है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा समझ में आ जाए आपको। अगर मैं एनसीआर डायरेक्ट शुरू कर देता तो आप कर तो लेते, लेकिन बेहतर है कि आपको पता हो एनसीआर होता क्या, जो कि आपको पता होना जरूरी हो जाएगा व्हेन वी विल रीच S1। ठीक है, तो खैर मुझे जल्दी से बताएं, सिंप्लीफाई करें। जो लोग खास तौर पे जिन्होंने एडमेस नहीं पढ़ी, पहली बार देख रहे हैं, फैक्टोरियल का मतलब मैंने बता दिया आपको, फैक्टोरियल कैलकुलेटर में भी आपके पास अवेलेबल है, वरना आप वही करें 5 into 4 into 3 into 2, वो सब कुछ करें। मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है। ठीक हो गया, 10 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, जिन लोग जो पहली बार कर रहे हैं। 10 आ रहा है ना, 10 ही आना चाहिए था, क्योंकि 5C2 की वैल्यू कैलकुलेटर में भी आप देखें 10 ही होगी। ठीक है, फॉर्मूले से भी 10 ही आनी चाहिए ऑब्वियसली। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है एएस मैथ्स में, P1 में भी S1 में भी, तो फॉर्मूला अभी से सीख लें। एक तो ये चीज हो गई, इसके अलावा क्या, अच्छा मैं इसको रिपीट कर दूं, एनसीआर होता क्या था, मैं दोबारा बता दूं। एनसीआर टेल्स यू द टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ 5 लोग थे, इनमें से 2 का ग्रुप बनाना था, तो मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। सारी पॉसिबिलिटी लिस्ट डाउन करने के बाद मैंने काउंट किया, टोटल 10 बन रही है। हर बार इतना आसान नहीं होगा ना, अगर मैं बोलूँ 50 में से 2 करने तो मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन कैलकुलेटर मुझे डायरेक्ट आंसर दे देगा। मैं लिखूंगा 50C2, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे मेरे पास। तो एनसीआर हेल्प्स मी काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये इसकी थ्योरी है पीछे की। उसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया कि आपने खुद भी गिना 10 आ रहे हैं, आपने कैलकुलेट भी किया ऐसे 10 आ रहे हैं, और फॉर्मूला भी यूज किया तो 10 ही आ रहा है। समझ में आ गई सारी बातें, तो ओके लिख के भेज दो। कोई भी कंफ्यूजन है, खासतौर पर उन लोगों को जो पहली बार देख रहे हैं ये फैक्टोरियल क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, तो बता दें। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अब आप एनसीआर को देख के घबराएं नहीं। बस ये 2 चीजें चाहिए मुझे आपसे, बाकी हम बायनोमियल पे चलेंगे। जी, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, क्वेश्चन मार्क लिख दें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें।
एवरीवन मैसेज करें जो भी मसला है। बाकी लोग, हमजा क्या सीन है, यूसुफ, वजीहा, उमर, इखलास। ओके ठीक है, लाइव मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट वेट करें। मैंने ये आपके लिए रिपीट किया था, वापस मैं दोबारा देता हूँ। देखें, आपको समझना इसमें कुछ है नहीं। आपने करना क्या, आपको सिर्फ ये बताओ कि कैलकुलेटर में एनसीआर कैसे लिखते हैं, और एनसीआर की पीछे की कहानी जो है ना, ये आप यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये आप यूज करेंगे जब हम S1 पढ़ेंगे। ये मैं सिर्फ समझा रहा था, अगर 5 में से आपने 2 लोग चूज करने हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद हमने गिना भाई 10 आ रही हैं। हर बार सारी पॉसिबिलिटीज लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जो हमारे पुराने मैथमेटिशियंस गुजरे उन्होंने थोड़ी मेहनत की हमारे लिए, और आपको बता दिया कि इफ यू वांट टू चूज एन ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, इफ यू वांट टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, तो आप ये सिंपल एनसीआर लगा लें कैलकुलेटर के अंदर, जिसके पीछे ये फॉर्मूला का एल्गोरिदम लगा हुआ होगा। ये फॉर्मूला लगा हुआ है कैलकुलेटर में भी आपके, वो भी मैंने लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, तो आपको अभी क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ जाए, एक चीज ये। दूसरा, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए, ये। बाकी तीसरी चीज, एनसीआर को देख के आप घबराएं नहीं, बस आपको पता हो यहाँ कोई बुरी चीज नहीं लिखी हुई है। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे जैसे फॉर्मूले में लिखा NC1, तो NC1 देख के आपको टेंशन ना हो कोई। ठीक हो गया, ओके यहाँ तक। कैलकुलेटर का यूज बता दें, कैलकुलेटर का यूज इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर में आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में कहीं जाके P लिखा होगा, एक जगह C लिखा होगा, NCR और NPR दोनों के लिए, है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूजुअली नीचे जो बटन दिए होते हैं उनमें लिखा होता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं दिखाता, वरना बाकी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिखा, वो आपने सिर्फ ये करना है, वो जो C और P लिखा हुआ है ना, आपने C यूज करना है। आप 5 लिखेंगे कैलकुलेटर में, वो बटन दबाएं, शिफ्ट दबा के NCR वाला बटन दबाएं, C आ जाएगा। उसके आगे 2 लिख दें, इज इक्वल टू दबाएं, 10 आ जाएगा आंसर। मिल गया, कैलकुलेटर में सबको मिल गया NCR कहाँ पे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा कैलकुलेटर में कहाँ पे दिखाना है। हो गया लाइबा? ओके, बेहतरीन, शिफ्ट प्लस डिवीजन, थैंक यू तकी। ओके, मूविंग ऑन। हम कह रहे थे कि हमें एक एक्सपेंशन चाहिए a प्लस बी होल पावर n की। ठीक है, तो उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, पहली टर्म होती है a टू द पावर n, दूसरी टर्म में 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक NC1, फिर a की पावर n-1, फिर b की पावर 1। ये तो तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट योर सेकंड टर्म। ठीक है, मैं अभी ना एज इट इज फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा एक्सपेंशन का, उसको फिर मैं बताता हूँ तोड़ के कैसे करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे। अच्छा, ये अगर आपको 2-3 चीजें समझ में आ गई तो आपको आगे भी होपफुली खुद ही हो जाएगा समझ में। तो आपने करना क्या है, थर्ड टर्म क्या होगी, NC2 हो जाएगा। पहले NC1 था, फिर NC2 है। n क्या है, पावर है जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी, NC2 a की पावर n-2, b की पावर 2। अगर आप देखें हो क्या रहा है, a की पावर पहले n थी, फिर हो गई n-1, फिर हो गई n-2। NC कुछ था नहीं पहले, NC0 था, वैसे हम लिखते नहीं है। एनीथिंग C0 इज 1। आप कैलकुलेटर में देखेंगे 5C0 वो भी बनाएगा। देयर इज ओनली वन वे टू चूज नथिंग, चूज नथिंग। ठीक है ना, देयर इज वन वे टू चूज नथिंग, तो एनीथिंग C0 इज 1, तो वो हम लिखते नहीं है। खैर, तो NC0 होता है पहले, वो ना भी लिखें तो ठीक है, फिर NC1, NC2, सिमिलरली अब NC3 आएगा। सही है, a की पावर देखें तो पहले पावर n थी, फिर n-1 हुई, फिर n-2 हुई, अब n-3 होगी। b की पहले पावर 0 थी, वो हमने लिखी नहीं, फिर पावर 1 हो गई, फिर पावर 2 हो गई, अब पावर 3 होगी। तो जो अगली टर्म है वो आप मेरे साथ सोचें क्या होगी, NC3
मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। इसको भी सीक्वेंस ही कहते हैं बिकॉज एक सीक्वेंस में ये वैल्यूज चलती रहेंगी। कहाँ तक जाएंगी, कब तक जाएंगी, वो हम देखते हैं। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई है, ये क्लियर है, ये स्टेटमेंट कॉपी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अभी नहीं भी समझ में आए तो इतना खास मसले की बात नहीं है, सिर्फ कॉपी कर लो, अभी एक दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, बेहतरीन। आगे तो हमने करना क्या, बाकी जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे कहाँ हो यार सारे, उमर, उमर, हिबा, आयशा, ठीक है फाइनली। अच्छा, एक एक तो ये तरीका है कि आपको मैं पूरी एक्सपेंशन दे दूं और ये चलती रहेगी, ठीक है। एक और तरीका ये है कि अगर मुझे कोई भी टर्म फाइंड करनी है, टू फाइंड एनी टर्म, टीएन, सही है, जैसे हम वहाँ एपीजीपी में करते थे, तो यहाँ पे टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ये भी एक फॉर्मूला लिख लें साथ ही। कोई भी टर्म फाइंड करनी है, पहली टर्म फाइंड करनी है, दूसरी टर्म फाइंड करनी है, तीसरी करनी है, तो आपने सिर्फ क्या करना है बता देता हूँ। और इसमें मैं नीचे लिख दूं कि r इज 1 लेस देन रिक्वायर्ड टर्म। r क्या है, r इज 1 लेस देन रिक्वायर्ड टर्म। ये r जो है 1 लेस देन रिक्वायर्ड टर्म, मतलब अगर मुझे t2 फाइंड करना है तो मैं r को 1 लूंगा, ठीक है ना। मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो r1 होगा, अगर मैं थर्ड टर्म फाइंड करनी है r2 होगा, मुझे सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है r6 होगा। r इज ऑलवेज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इसमें सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, ये आप कॉपी कर लें। और इसकी एक्सपेंशन हमने देखनी है, एग्जांपल्स देखनी है, दो तीन कर लेते हैं एग्जांपल्स, देन वील मूव ऑन। ठीक होगी, ऐसे कॉपी कर ले। अच्छा, हो करना क्या हमने, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने एक्सपेंड करना है 2 प्लस एक्स के क्यूब को, आपने एक्सपेंड करना है, इसकी एक्सपेंशन बतानी है, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो अगर आपको डायरेक्ट इसी में इनपुट करते जो मैंने ये पूरी बनाई है, कि आप बोलें भाई पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, उसमें सर चांसेस ऑफ एरर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ सबको लिखना और फिर सिंप्लीफाई करना। उससे बेहतर जो मैं कहता हूँ वो ये है कि आप ना इसमें वन बाय वन फाइंड करें। पहली टर्म देखें क्या होगी, पहली टर्म क्या होगी, वही जो आपका टर्म का फॉर्मूला है, टर्म का फॉर्मूला मैं साइड पे लिख दूं, फिर टी एन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये टर्म का फॉर्मूला है ना। इसमें सिर्फ आप एन इनपुट करते रहे, एन जो है वो 1 है, और आर ओ सॉरी एन इनपुट करते रहे, फर्स्ट टर्म के लिए एन 1 है, सेकंड के लिए एन 2 है, एंड सो ऑन। आर जो है वो हमेशा 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म होगा, जब जब एन 1 है तो आर 0 होगा, एन 2 है तो आर 1 होगा। ए और बी क्या है, ए और बी आपकी ये दो टर्म्स है, इस केस में ए जो है वो 2 है और बी जो है वो x है, ठीक है ना। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। तो फर्स्ट टर्म देख लेते हैं क्या होगी। फर्स्ट टर्म नॉर्मली अगर आपको याद हो ना, तो फर्स्ट टर्म जो है वो ए की पावर एन ही होती है, मतलब कि 2 की पावर 3 होगी, वो आप डायरेक्ट लिख दें, या अगर आप इसमें इनपुट भी करें इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म वाले, तो वो होगी 3c0 n 3 है, r जो है वो 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, 2 की पावर 3 माइनस 0, और x की पावर r कितनी है 0, ठीक है। तो वो सिंपली क्या होगा, 3c0 इज 1, एनीथिंग c0 इज 1 मैंने बताया था, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, तो वो वही होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए का क्यूब ही होगा हमेशा,
विच इज 8। ये बात समझ में आ रही है ना? फर्स्ट टाइम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं a का क्यूब या a की पावर n, जो भी पावर है, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम आ गई 8। इसी तरह उन्होंने ना हमेशा आपको बोला होगा इसको आप एक्सपेंड करने कितने टर्म तक। फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकंड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म निकाल लेंगे और फिर एक साथ लिख देंगे तो एक्सपेंशन मिल जाएगी। जितनी अच्छा टर्म्स कितनी होंगी वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जरा मैं एक दो टर्म और निकालू फिर खत्म करते हैं। सेकंड टर्म क्या होगी, वही फॉर्मूले में इनपुट करते हैं। NCR, n कितना है 3, C R कितना है 1 लेस देन दिस 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। A वही है हमारे पास 2 पावर n माइनस r, b की पावर r। 3C1 कितना होता है 3 होता है, कैलकुलेटर में देख लो। 2 की पावर कितनी हो गई 2 विच इज 4x, तो कितना हो गया 12x। तो सेकंड टर्म क्या आ गई 12x। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी, वही NCR में इनपुट कर रहे हैं वापस। n वही है, n हमें पता है ना, यहाँ पे n तो पावर है 3। थर्ड टर्म कितनी है NCR, r क्या होगा इस वक्त 2 होगा, a की पावर n माइनस r, a कितना है 2 n माइनस r, b की पावर r n माइनस r और b की पावर r, b कितना x, x की पावर r कितनी हो जाएगी 2। तो थर्ड टर्म क्या होगा 3C2 की वैल्यू भी 3 होती है, कैलकुलेटर में देख लेगा। 2 टू द पावर 1 2 ही रहेगा, x का स्क्वायर। तो थर्ड टर्म क्या हो गई 6x स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? यहां तक ओके है तो ओके लिख के भेजो। बेसिकली 2 प्लस एक्स का क्यूब जो है फाइनल एक्सपेंशन क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अभी और कितनी टर्म्स है बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताएं टर्म का फॉर्मूला यूज करना आया, एक्सपेंशन समझ में आ गई है? समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दें। आप इसको डायरेक्ट इसमें भी इनपुट कर सकते थे, जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी थी ये वाली, वो थोड़ा सा गिच पिच आती है। टर्म्स को अलग अलग करके करना मेरे ख्याल से बेहतर है, आपकी मर्जी, आपको जो बेहतर लगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। ओके बाकी लोग ठीक है, तो ये फिर खत्म करते हैं आज। आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं स्क्रीन वापस दिखा दूं और बाकी हम बायनोमियल एक्सपेंशन कर पड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अभी तुम्हारा ओके आया था 2 मिनट पहले। M1 एंड S1 में आप चॉइस दे रहे हैं? यार कॉलेज नॉर्मली चॉइस देता नहीं है AS लेवल पे, मतलब वो कहते हैं आप AS में S1 पढ़े और A2 में M1 पढ़े। और मैं भी आपको ये बोलूंगा कि आप S1 ही पढ़ लें। इससे फायदा ये होगा कि A2 में जाके चॉइस हो जाएगी आपके पास कि आप S2 पढ़ें या M1 पढ़ें। वरना अगर अभी M1 पढ़ लिया तो S2 तो पढ़ ही नहीं सकते ना। ठीक हो गया, M2 तो खत्म हो चुका है, बाकी आप मुझे बताएगा जैसा भी सीन है। ओके, अल्लाह हाफिज।